क्या आपको 2025 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देना है और पास करना है तो ये वीडियो बिना देखे हुए मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और साइंस में आपको ये पूर्ण रूप से बेस्ट नंबर दिलाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख के जाइएगा और तभी मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में बैठिएगा। ठीक है, आइए। साइंस यानी विज्ञान ये क्लास 10th का है, ठीक है, जिसमें आपको ये 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ 80 सवाल सुने हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ 80 सवाल आपको यहाँ मैं पूरा का पूरा एनालाइज कराने वाला हूँ। और इसी 80 सवाल से आपको जितने भी इधर एग्जाम होंगे यानी अर्धवार्षिक एग्जाम होंगे उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे और फाइनल में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो मस्ट VVI सवाल है उसको भी मैं इसमें बताऊंगा। तो देखिए आपके सामने एक बेस्ट सीरीज आप लोग के दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, कोई मिक्स नहीं किया गया अपने से, डायरेक्ट किताब है। और देखिए जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यही है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी 1 से लेके 48 तक प्रश्न है, उसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, 8 को छोड़ देना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए हैं, यानी हर एक प्रश्न वैकल्पिक होगा। यानी 1 नंबर सवाल होगा तो उसका 4 गो ऑप्शन होगा, उसी ऑप्शन में एक राइट आंसर छुपा है। अब आपको देख लेना है। तो कहाँ जा रहे हैं, आराम से खाली एक बार देख लीजिए। आपसे पूर्ण रूप से एग्जामिनेशन में 4 गो में 1 गो तो टिक लगाना है, दिखेगा ही। आइए समझ गए हैं पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक, संवहन उत्तक में आता है जाइलम और फ्लोएम। कौन होता है, तो संवहन उत्तक देखिएगा, जाइलम, जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, अब समझिए जाइलम जो होता है पेड़ पौधों में जल परिवहन के लिए पूछा जाएगा सवाल कि पेड़ पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है, तो जाइलम, जल से जाइलम। और जब बात आएगा फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब होता है पेड़ पौधों में खनिज पदार्थ, खनिज एवं खनिज कहेगा एवं लवण भी कहेगा। क्या कहेगा, लवण, यानी खनिज पदार्थों का परिवहन। डायरेक्ट देख लीजिए खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करेगा, तब फ्लोएम। और जाइलम जल। जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है। जाइलम क्या होता है, एक दिशीय, एक दिशीय, यानी पेड़ पौधों में जल जो जमीन से जाता है वो एक दिशा में जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है ये द्विदिशीय होता है। क्या होता है, द्विदिशीय, यानी ये दोनों दिशाओं में आ सकता है। भोजन नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों में आप लोग जानते हैं कि ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि संवहन उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम क्या मिलकर बनाते हैं, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक। ठीक है, संवहनी उत्तक किसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल परिवहन का काम करता है, फ्लोएम खनिज लवण को प्रवाहित करने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह। जाइलम एक दिशीय होता है और फ्लोएम क्या होते हैं, द्विदिशीय होते हैं। बात समझ में आया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, बी और सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ये बी नंबर में दिया है जाइलम और सी नंबर में दिया है फ्लोएम, तो राइट आंसर इसका बी और सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। करे कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं। किसका बात हो रहा है, प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है यह अपना उत्सर्जी पदार्थ यानी शरीर में जो अपशिष्ट बनता है उस अपशिष्ट को जो बाहर निकालने का प्रक्रिया होता है वो किस माध्यम से निकालता है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रासरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो इसमें निष्कासन नहीं होता है बल्कि विसरण विधि से निकालता है। किस विधि से, विसरण। आप लोग याद रखिएगा विसरण। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें होता है जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, तो उसमें क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ निष्कासित होता है यानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन होते हैं, मलमूत्र होते हैं, पसीना होते हैं, ये सब क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ पूछेगा कौन है,
तो गोंद होता है। याद रखिएगा क्या होता है, गोंद होता है। पेड़ की पुरानी पत्तियां होती है, ये सारे चीज उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो आप लोग प्रोटोजोआ को उत्सर्जी पदार्थ में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। इधर दिखाई दे रहा है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि जब पूछेगा, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि तो देखिए अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल और यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। क्या होती है, यकृत। इसी को लीवर कहते हैं। और यकृत का भार जो होता है लगभग 1.5 से 2 kg के बीच होता है। कितना होता है, 1.5 से 2 kg के बीच। ठीक है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अग्नाशय ऑप्शन में दिया है, तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि जो है ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं अग्नाशय को। चलिए अंडाशय जो है, ओवम जो है, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, और स्पर्म जो होता है यानी शुक्राणु जो होता है वो सबसे छोटी। ठीक है, मानव शरीर का पूछेगा, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल का जो होता है क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय। महिला का क्या होता है, अंडाशय। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय, और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा, सबसे छोटी कोशिका तब आपको आंसर लगाना है स्पर्म यानी शुक्राणु। ये पुरुष में पाया जाता है शुक्राणु, ये महिला में पाया जाता है अंडाशय और पुरुष में पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका कहेगा, सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल मनुष्य में नहीं, सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग ऊपर का अंडा। किसका अंडा होता है, ये याद रखिएगा। महिला में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाशय, पुरुष में पूछेगा सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु। और ओवरऑल की बात करें कि सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो इसका क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा है, नहीं दिख रहा है, मुर्ग का अंडा। कितना होता है, ये लगभग कितना केजी का होता है, ये भी 2 केजी का होता है, लगभग 2 केजी का होता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा मात्रा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर सुनिएगा। कह रहे हैं कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शरीर का संतुलन, संतुलन कौन बनाता है। हम आप लोग का कहेंगे आंसर में कान, तो क्या आप लोग मानेंगे। अभी बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल था, बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जाम होता है ना, उसमें शरीर का संतुलन कौन बनाता है, तो ये आंसर में याद रखिएगा कान। सीधा 9th क्लास के फिजिक्स में लिखा हुआ है, जाके आप लोग पेज नंबर पलट के देखिएगा। जो उसमें चैप्टर है जैसे कि पार्ट्स क्या बोलते हैं उसका,
आप लोग देखिएगा उसमें कान जो है, कान के बारे में जहां लिखा है वहीं पे लिखा है, ठीक है ना। तो लिखा है सीधे शरीर का संतुलन अंग कौन सा है, तो कान है, ठीक है। ये बीपीएससी भी आंसर इसका कान चेक कराया था, ठीक है। आपके सवाल में जो ऑप्शन दिया है उसको देखिए, उसमें मस्तिष्क भी देता है, तो मस्तिष्क को टिक नहीं लगाना है, आपका आंसर कान होगा। लेकिन मस्तिष्क का कुछ भाग भी है जो हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, वो कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सेरिबेलम क्रेनियम। क्रेनियम बॉक्स जो एक मस्तिष्क जो ब्रेन बना है ना, एक क्रेनियम बॉक्स का बना हुआ है, ठीक है। और इसी के बीच में एक है हम लोग का मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो एस्फेनाइड नामक हड्डी में स्थित है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मतलब उसमें सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में उसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि सेरेबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम और सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लेकिन इसका आंसर होगा संतुलन बनाए रखने में तो सेरिबेलम। क्या नाम देगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन अगर सेरिबेलम है तो ए टिक लगाइएगा, अगर कान है तो ए लगाइएगा, गलती से मस्तिष्क मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क नहीं करता है, मस्तिष्क का ही एक भाग है सेरिबेलम, ए करता है। तो इसलिए आंसर कान और सेरिबेलम याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अगर कान वाला दिखाई देगा तो कान टिक करना है, और इसमें जैसे आपको किताब में दिखाया मैंने कि सेरिबेलम ऑप्शन है तो सेरिबेलम को टिक करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। किशोरावस्था, किशोरावस्था, सबसे पहले बताइए किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, इसकी अवधि कब से कब तक चलती है। किशोरावस्था की अवधि जो होती है 11 से लेकर 19 वर्षों तक होती है। कितनी वर्षों तक होती है, 11 वर्ष से लेकर 19 वर्षों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे लड़कों के शरीर में देखा जाए तो दाढ़ी मूंछ का आना होता है, किशोरावस्था में होता है। लड़कियों में स्तन का ग्रोथ हो जाता है, यानी वृद्धि विकास हो जाता है। लड़कों की लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है, लड़कियों की लंबाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है। तो एक किशोरावस्था के कुछ लक्षण है। किशोरावस्था में और भी लक्षण होते हैं, लड़कों के आवाज़ परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बचपना से अवस्था जो आवाज़ रहता है वो आवाज़ किशोरावस्था में चेंज हो जाता है। लड़कियों के आवाज़ में भी चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे अंग हैं जो कि अंतः अंग जिसको कहते हैं, वहां पे बाल वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, ये सब चीजें किशोरावस्था का लक्षण होता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में आप लोग समझ गए कि इसकी उम्र पूछता है कि अवधि कितना होता है, तो 11 से 19 वर्ष। इसी समय किशोरावस्था में भी हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन जब होते हैं तो उसमें और भी परिवर्तन होते हैं। आइए उस परिवर्तन के बारे में जो सवाल पूछा है उसको देखते हैं। कह रहे कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन क्या होगा। तो किशोरावस्था में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन, सबसे पहले हार्मोन उसमें बनता है। इसी हार्मोन के कारण लड़कों के दाढ़ी मूंछ का निकलना होता है, तो हार्मोन का ही कारण होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है इसमें ऑप्शन दिया है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और ए एवं बी। तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और इसी का नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। एक होता है एंड्रोजन, ठीक है। तो ये सब हार्मोन क्या होते हैं, किशोरावस्था में रिलीज होते हैं। इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, लड़कों के शरीर के ऊपर यानी उसके फेस के ऊपर दाढ़ी मूंछ का आना होता है। क्या होता है, दाढ़ी मूंछ निकलता है, ठीक है। दूसरी चीज, इस टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहां से होता है, तब वृषण से होता है। कहां से होता है, वृषण से होता है। कहां से होता है, वृषण से। आपसे सवाल पूछता हूं कि मानव शरीर का वृषण जो होता है शरीर के बाहर होता है, क्यों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक ऐसा जानवर का नाम बताइए जिसका वृषण उसके शरीर के अंदर होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके चले जाइए। चलिए अगला सवाल क्या है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
और सॉरी ए एंड बी। तो याद रखिएगा किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। आगे देखिएगा कि मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव शरीर में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं मेरे दोस्त? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में बटा होता है। कौन कौन सा चैम्बर होता है तो देख लीजिए। एक होता है दायां अलिंद। क्या होता है? दायां अलिंद। एक होता है दायां निलय। क्या होता है? ये दायां अलिंद, तो फिर बायां अलिंद। बायां अलिंद, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद। जब दायां अलिंद हो गया तब दायां निलय भी होगा। क्या होगा? दायां निलय। फिर बायां अलिंद हो गया तब बायां निलय भी होगा। बायां निलय, ठीक है। एक ऊपर जो होता है, ऊपर वाला भाग में शरीर के एनी पार्ट से अशुद्ध युक्त रक्त, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उस रक्त को ले आकर के यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे एक होती है नली, ठीक है, और इस नली से डायरेक्ट यहाँ पे खुलता है तो दायां निलय में ब्लड आ जाता है। और दायां निलय से ब्लड को क्या कर दिया जाता है? यहाँ से पंपिंग कर दिया जाता है। और यह पंपिंग ब्लड कहाँ जाती है? जा करके फेफड़ा में जाती है। कहाँ जाती है? फेफड़ा। और फेफड़ा में ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, और ऑक्सीजन जब मिल जाता है ब्लड तो ये ब्लड इसमें आती है, और यहाँ से बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय में। बायां निलय जो क्या करता है? यहाँ पे पंपिंग करने का काम करता है। यहाँ से पंपिंग, जब आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्या चीज, ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो देखिएगा उसमें सब चीजें बता देंगे क्लियर। यहाँ पे खाली आपसे चैम्बर पूछा था उसके बारे में। यहाँ से जब ये पंपिंग करता है, यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड होता है, यानी त्रिदलीय कपाट होता है। त्रिदलीय कपाट जो होता है उसको पंपिंग करता है। अब पंप करके इसको महाधमनी में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? महाधमनी। और महाधमनी से ब्लड पूरा शरीर के पार्ट में भेज दिए जाते हैं। पूरा शरीर के पार्ट में महाधमनी के माध्यम से ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। जो महाधमनी में ब्लड आता है वो शुद्ध ब्लड आता है। और शुद्ध ब्लड को हम क्या कहते हैं? जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है उसी को शुद्ध ब्लड कहते हैं। अशुद्ध ब्लड किसको कहते हैं? जिस ब्लड से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, उसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं। फिर उसको फेफड़ा में डल जाइए, ऑक्सीजन मिला देगा, फिर वो शुद्ध हो जाएगा। तो बाकी अशुद्ध शुद्ध ये वाला नहीं है कि शुद्ध अशुद्ध, खाली उसमें ऑक्सीजन है तो शुद्ध है, ऑक्सीजन नहीं है अशुद्ध है। क्लियर हो गया? और इसी महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को भेजा जाता है, और महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध ब्लड को लिया करके फिर यहाँ पे दायां अलिंद में और दायां निलय। तो आपसे पूछा है चैम्बर कितने होते हैं, यानी कोष्ठक कितने होते हैं? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। याद रखिएगा, दायां अलिंद ऊपर वाला, अलिंद ऊपर वाला, निलय नीचे वाला, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय। तो दायां अलिंद, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय, फिर बायां दायां निलय। याद रहेगा ना? तो 4 गो होते हैं। ह्यूमन में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। याद रखिएगा, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या तो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 4। एक कोष्ठक कभी कहता है, कभी कभी इंग्लिश में चैम्बर ही लिख देता है। क्या लिख देता है? चैम्बर। अब इसी के साथ साथ मानव हृदय से पढ़ लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। परीक्षा में जो पूछा है पूछ दिया वही पूछेगा? नहीं पूछेगा। आओ अब आपसे पूछेगा मछली में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली में बताओ, मछली में कितनी होती है? तो मछली में 2 होती है। कितने होते हैं? 2। फिर आपसे पूछेगा सांप, मेढक और छिपकली। सांप, मेढक, छिपकली नहीं दिख रहा है, दवाई है मेरे पास। हर बीमारी का इलाज है, तो उस तरह नहीं दिखने का भी इलाज है ना जी? याद रखिएगा कि मछली में हृदय कोष्ठों की संख्या, मछली में हृदय कोष्ठों की संख्या 2 है। ठीक है। मनुष्य में मैंने आप लोग को बता ही दिया। मनुष्य में पूछेगा तो बस आंसर में 4, एक दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, याद रखना है। ठीक है।
फिर उसके बाद सांप, मेढक और छिपकली। ठीक है, सांप, मेढक और छिपकली, 3 को याद रखिएगा। इसमें कितने होते हैं? तो इसमें 3 कोष्टक होते हैं। कितने कोष्टक होते हैं? सांप, मेढक, छिपकली, 3 को कोष्टक होते हैं। सांप, मेढक और छिपकली। याद रहेगा ना? नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा भैया के साली 3 को। कौन कौन? एगो सांप, एगो मेढक, एगो छिपकली। और तीनों में कई गो चैम्बर? 3 गो। ठीक है, अब देखिएगा इतना ही नहीं, आप केंचुआ अगर पूछेगा केंचुआ में चैम्बर की संख्या कितनी है? केंचुआ में 8 गो। लड़की तो देखिएगा छिपकली को देख के बहुत डरती है ना। घर में झाड़ू से अकेले बहारती रहेगी तो मार के मुआ देगी, लेकिन किसी के सामने देख लेगी एकदम छिपकली की तरह कूद जाएगी ना, कूद जाएगी। तो इसमें जब कूदेगी तो एगो लड़की आ एगो छिपकली कितना बना देगी? 13। यानी कितना छिपकली? इसमें कंची में बताए थे कॉकरोच में कितने होते हैं? इसमें लिख लीजिए कॉकरोच। कॉकरोच में चैम्बर की संख्या कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। और छिपकली में 3, मेढक में 3, सांप में 3, मछली में कितने? 2, मनुष्य में कितने? 4, केंचुआ में कितने? 8। ये हृदय कोष्ठकों की संख्या है, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इतना ही से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है? रक्त क्या है? रक्त जो होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें सीधे डायरेक्ट आंसर दे दिया है। रक्त क्या है? तो ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है। तो मैंने कहा कि रक्त लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सी है जी? उत्तक। यही खाली ऑप्शन ने दिया है कि उत्तक है, तो आपको लगा देना है जी उत्तक है। उत्तक को कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है, तो उत्तक बन जाएगा। अगर रक्त छोड़ दिया, पूछ दिया आपसे हड्डी बताइए, हड्डी क्या है? तो हड्डी भी एक उत्तक ही है। याद रखिएगा, हड्डी भी क्या है? उत्तक है। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डी का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी मिल के कथी से बनता है? हड्डी क्या चीज से बनता है? कैल्शियम प्लस में फास्फोरस से मिलकर। कैल्शियम की परमाणु संख्या Ca20 और फास्फोरस की संख्या P15। ठीक है, और इसका जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca2 × PO4 के होल थ्राइस। Ca2 × PO4 के होल थ्राइस, इसी को कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। इसी से बनता है हड्डी, इसी से बनता है दांत। और सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर अंग, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग पूछेगा तो ये होता है दांत का इनेमल। जो ऊपर वाला भाग होता है, ना ही उस पे अम्ल का प्रभाव पड़ता है, ना ही क्षार का प्रभाव पड़ता है। लेकिन याद रखिए बचपन में वो संचारित हो जाता है। तो बचपन में दूधा का दांत होता है ना, तो संचारित हो जाता है। अब दांत से रिलेटेड आ गया तो कुछ और पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं। क्या जाता है? दंत सूत्र पूछेगा। दंत सूत्र क्या होता है? ठीक है, दंत सूत्र होता है तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, IC, PM और M। याद रखिएगा, इसको कहते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये होता है 21-23 बटा में 21-23 और बीच में गुना लगा दीजिएगा, यही दांतों की संख्या निकल जाएगा। देखिए ना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 6 4 10, 10 2 12 और 12
12 कितना 4 16। ऊपर का दांत, ऊपर के जबड़ा में 16 दांत और नीचे के जबड़ा में 16 दांत, तो 16 दांत और 16 दांत कितना दांत 32। मनुष्य में कुल 32 दांत, ठीक है। लेकिन ई वयस्क मनुष्य का दांत का सूत्र लिखे। अगर पूछेगा कि बच्चों का दंत सूत्र बताइए तो 2102 और 2102 ये याद रखिएगा, बटा में और गुना में कर दीजिएगा 2। उसमें क्या नहीं होता है, तब प्री मोलर की संख्या नहीं होती है। बच्चों के दांत में प्री मोलर की संख्या नहीं होती है। दांत 4 प्रकार के, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। चलिए अब हम आप लोगों को क्या बता रहे थे कि हड्डी जो है, मानव शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है 206। मानव शरीर में हड्डी की संख्या पूछेगा कितनी 206। और यही हड्डी अगर बच्चों में पूछेगा तो 300 प्लस, कितना होता है 300 प्लस हड्डी होती है, ठीक है। यही हड्डी जो होती है बच्चों में 300 होती है। जब ये हड्डी बड़ा हड्डियों में विलीन हो जाता है तो कुछ हड्डियां इसमें से बड़े हड्डियों में विलीन हो जाती है, जिसके कारण इसकी संख्या घट जाती है, ठीक है। तो ये होता है 300 हड्डी और इसमें 206। समझ गए, ये चीजें हैं। और भी क्या हो सकता है यहाँ पे, एक और चीज लिख लीजिए, आपके परीक्षा में पूछता है आंख का अध्ययन क्या कहलाता है। आंख का अध्ययन आंखों का अध्ययन को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी आंख का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग शरीर में हड्डी के बारे में जानते ही हैं, बहुत सारा हड्डी होती है। जैसे कान में कितनी हड्डी होती है, कान में 6 हड्डी होती है। आपके फेस यानी चेहरे पे कितनी हड्डी होती है 14। कपाल में कितनी हड्डी होती है, कपाल में 8 होती है। उसके बाद कपाल में हो जाती है 8 हड्डी, कान में 6। कान में कौन कौन हड्डी होती है, 3 गो हड्डी होती है। एक होती है मैलियस, दूसरा होती है इनकस और तीसरा होती है एस्टेपिज। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है, छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, हड्डी वो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कान में 6 गो हड्डी होती है, 3 गो एगो कान में, 3 गो एगो कान में। फेस में 14 गो हड्डी, कपाल में 8 गो हड्डी होते हैं। एक होता है हाइड बोन। क्या होता है, हाइड बोन, जरा के क्लेज, इससे ए हाइड बोन होता है। जो फांसी देते समय जो हड्डी टूट जाता है ना, वही हाइड बोन होता है, इसी के अंदर होता है। जो लटकाइएगा बस फट दे टूट जाएगा। इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। आपको टोटल 14, 26, 20, 28, 29 गो हड्डी टोटल कितने कहाँ से होती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो 29 गो हड्डी होते हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। लिख लिए, रोको मत, वीडियो चलते रहने दो। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। जिसका एग्जाम है वो जाए। एग्जाम 10 बजे से यही हो जाए, क्या करेगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा। रक्त हो गया। अब कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। आ जाइए, जीन। डीएनए के खंड या टुकड़ा को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन क्या होता है ये समझिए। डीएनए के खंड या टुकड़ा को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसी को जीन कहते हैं। जीन वो चीज है जिसमें डीएनए का हर एक चीज उसमें अपने साथ लेके जाता है। अगर कुछ नहीं लेके जाएगा तो एक बाल बराबर अंश तो जरूर लेके जाता है। हम लोग आज अपने माता पिता के पुत्र हैं, ये कैसे साबित कर सकते हैं, तो वो जीन ही हमारा साबित कर सकता है, ठीक है। जो हमारे माता पिता का डीएनए है उससे हमारा डीएनए मैच हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो सोच लीजिए, आप लोग भी जन्मे करते हैं कि आप लोग तब अपने माता पिता के नहीं है, ठीक है। आइए, अगर जीन मैच कर गया तो बस
समझ लीजिए कि है। कह रहा है कि जीन शब्द प्रस्तुत किया था जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। अगला देखिएगा, कह रहा है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज। तैलीय कागज क्या होता है? तेल लगा हुआ कागज को हम लोग तैलीय कागज बोलते हैं। और तैलीय कागज कहे, घिसा हुआ कांच कहे, आप लोग बस इसका आंसर याद रखिएगा, यहीं पे लिख देता हूं, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच। जब तैलीय कागज पूछ दिया है ना, तो अब बारी है घिसा हुआ कांच। यही पूछेगा एग्जामिनर, तो देख लेना जाके, एग्जाम जब होगा तो ये पूछेगा, अब ये नहीं पूछेगा। ये दोनों जो है ये पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक। पारभाषक का मतलब क्या होता है समझिएगा। पारभाषक का मतलब होता है कि जिससे आर पार की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दी। मतलब इस पार से उस पार प्रकाश जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन हल्का फुल्का दिख रहा है, पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। अब पूर्ण रूप से चल जाएगा तो उसको पारभाषी कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है पारभाषक। पारभाषक का मतलब होता है हल्का हल्का। पारभाषक का मतलब समझ गए कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा। अपारभासी का मतलब पूरा। अर्ध पारदर्शक, वही अर्ध पारदर्शक इसका नाम होता है। क्या होता है? अर्ध पारदर्शक। अर्ध पारदर्शक। ठीक है, और एक होता है अपारदर्शक, जिसमें का आपको बोर्ड के आर पार की उधर की चीजें दिखाई दे रही है, नहीं ना दे रही है, तो ये क्या है? अपारदर्शक। अगर यहीं पे मैं शीशा लगा देता, गाड़ियों की शीशा, जिसमें आप उधर देखते हैं मुझे भी देख लेते थे, क्या होता? उपारदर्शक। अगर एक किताब है तो बताइए देख पा रहे हैं? नहीं, तो ये क्या है? अपारदर्शक। इस तरह पढ़िए ना, मजा आएगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। याद रखिएगा कि आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। तब पूछेगा कि आवर्धन कैसे मात्रक, तो कहिएगा नहीं, कोई मात्रक नहीं था। देखिए ना, ऑप्शन नंबर डी में लगा दीजिए, मात्रक विहीन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मात्रक जो होता है वह नहीं होता है। क्या होता है? नहीं, यानी मात्रक विहीन है। मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न समान। तब प्रकाश का चाल भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि पानी में प्रकाश का चाल अलग होता है, वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है। तो ये भी लिख लो, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही कहेगा पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेरे दोस्त याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, यानी सबसे अधिक प्रकाश अगर गमन करता है तो निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ पे कोई वायु, कोई धूलकण, कोई पार्ट नहीं हो, वहां पे ये निर्वात बोलते हैं। पानी में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी। कह रहा है कि समान और भिन्न भिन्न, तो दोनों होता है, समान भी हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। आगे देखिए, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो मैंने बताया निर्वात में तो ज्यादा होगी, वायु में कम हो जाएगी, तो उसकी अपेक्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, एगो f1 और एगो f2। ठीक है, तो लेंस में फोकस की संख्या याद रखिएगा 2, एगो नहीं। दर्पण में एगो होता है, लेंस में 2 गो, याद रखिएगा। करे कि विद्युत का अच्छा चालक है। बताइए, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है, चांदी है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक आप लोग को लिखवा दिए हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वो चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी। डीएनए यहाँ पे लिखे था, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए,
डीऑक्सकॉर्बिन न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। और डीएनए के खोज के लिए सबसे पहले उनको नोबेल प्राइज मिला था हरगोविंद खुराना को, ठीक है। और डीएनए कैसी संरचना है? तो डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए कैसी संरचना है? द्विकुंडलित संरचना है। और डीएनए के एक बॉन्ड में यानी एक टर्न में कितनी लंबाई होती है? तो 3.4 एक टर्न की लंबाई। डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब पूछेगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻10 मीटर। याद रखिएगा, ये भी सवाल बहुत बार पूछा है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की एक टर्न की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर, याद रखिएगा। डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने किया था डीएनए का खोज। डीएनए के खोज के लिए सबसे पहले हरगोविंद खुराना को 1960 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। करे कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है जी? तो चांदी। क्या होता है? चांदी। चांदी का संकेत होता है Ag। Ag इसकी परमाणु संख्या होती है 47। कितनी होती है? Ag 47, ठीक है। चांदी की परमाणु संख्या Ag, इसका सिंबल क्या होता है? Ag। और परमाणु संख्या कितने होते हैं? 47। और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जो दर्पण बनता है, मिरर बनता है, तो उसमें पीछे चांदी का लेप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चांदी का लेप लगाया जाता है, याद रखिए। बच्चा हैरान कर दिया है। तुम लोग से तो उतना भी नहीं हो सकता है ना? क्या अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? शुष्क सेल में रीढ़ इलेक्ट्रोड बना होता है। रीढ़ इलेक्ट्रोड का जब भी कहेगा तो जस्ता क्या होगा आंसर? इसका जस्ता Zn 30, परमाणु संख्या 30, ठीक है। अगर धन पूछेगा तो उसमें होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन, कार्बन की छड़। और ऋण में पूछेगा तो जस्ता की छड़। अगला सवाल होता है 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। आंसर याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। बुझा हुआ चूना, अगर बिना बुझा हुआ चूना में जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तब बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CO। आप प्लस में जल मिला दीजिए तो क्या बनाएगा? Ca×OH के होल ट्वाइस। Ca×OH के होल ट्वाइस। संतुलित देखिए, Ca एगो है तो Ca एगो है। ऑक्सीजन दूगो, एगो यहाँ एगो यहाँ, दूगो तो दूगो। हाइड्रोजन कितना? दूगो तो दूगो। तो ये होता है कली चूना। इसी को कहते हैं बिना बुझा। बिना देखो ऊपर दिख रहा है ना? देखिए CaO प्लस में H2O, यानी बिना बुझा हुआ चूना में बुझा हुआ जल मिला देंगे तो क्या बना देगा? CaO×OH के होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। इसी को कहते हैं कली चूना, या इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। इसको क्या कहते हैं? जल। ये क्या कहते हैं? आप लोग के क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, फिर कल केसरी चलेगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये डिस्टरबेंस क्यों हुई है। नहीं तो आज 80 सवालों का आप लोग के साथ पोस्टमार्टम कराते। ये वीडियो फिर कल से शुरू होगा, ठीक है।